यस बच्चों, आप सभी का वेलकम है। क्लास 10+2 ऑर्गेनिक अराइल हलाइड्स कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हलाइड्स विद दिस लेक्चर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं अराइल हलाइड की, एंड द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अराइल हलाइड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड्स में आपको पूछ भी लिया जाता है कि आपने देखा होगा कि अल्काइल हलाइड्स वर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम अल्काइल हलाइड्स पिछले लेक्चर्स में, पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं और आपको पता है कि अल्काइल हलाइड्स जो थे दे वर वेरी रिएक्टिव। अल्काइल हलाइड्स वर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज इनको कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर सकता था। जो हेलोजन या हेलाइड आयन है अल्काइल हलाइड में, उसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर सकता था। तो जैसे कि यहां पर मैं हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लेकर चल रहा हूं, तो ये इसको इजीली रिप्लेस कर सकता था यहां। और आपने देखा होगा कि अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती थी और हेलाइड आयन का रिमूवल हो जाता था, हेलाइड आयन बाहर चला जाता था। बट अब देखने को ये आया है कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं, अराइल हैलाइड्स, they are not that much reactive as much are alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction. Even ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव हैं towards nucleophilic substitution reaction. अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की बात भी करूं, जैसे कि OH नेगेटिव आयन या अमाइनो ग्रुप NH2 नेगेटिव या साइनो ग्रुप Cn नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स भी अराइल हैलाइड में से हैलोजन को एज X नेगेटिव आयन बनाकर रिप्लेस नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो मतलब अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफी कम है। इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चे ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस देखी जा सकती हैं। याद रखना है आपने। तो ओनली अंडर ड्रास्टिक मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दो, प्रेशर ले आओ, ठीक है, तो ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस जो अराइल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसका हमने आंसर देना है कि व्हाई अराइल हैलाइड्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। दे ओनली शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इसका क्या रीजन है? इसके पीछे 4-5 फैक्टर्स हैं बच्चों, जो हमने वन बाय वन डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले जो हेडिंग बनाना है हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, तो वो हेडिंग बनेगा रीजंस फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट अस सी। यस बच्चे, तो सबसे पहले हमने देखने हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फैक्टर्स, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि अराइल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने कैसे वाली है या कैसे होनी पॉसिबल थी। तो मान लीजिए मेरे पास अराइल क्लोराइड है, तो यहां एक कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता, यहां अटैक करता और इस क्लोरीन को रिप्लेस करता, और ये क्लोरीन यहां से क्लोराइड आयन बनकर निकलती, क्लोरीन यहां से क्लोराइड आयन बनकर निकलती, तो न्यूक्लियोफाइल खुद इसकी जगह आ जाता, न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाता और हैलाइड आयन का
जो है रिमूवल हो जाता। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे होनी चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इसको रिप्लेस करेगा। बट दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। व्हाई? ओनली ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर पॉसिबल है। उसके ए से लेकर ई तक हम 5 रीजंस करेंगे। हेडिंग मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो फर्स्ट रीजन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस फैक्टर या रेजोनेंस इंटरप्रिटेशन। लेट अस सी। तो फर्स्ट फैक्टर बच्चे है रेजोनेंस इंटरप्रिटेशन। ये फैक्टर क्या बोलता है? ये फैक्टर बोलता है बच्चे, जो अराइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसकी वजह से क्या होता है देख लेते हैं हम। देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर अराइल क्लोराइड लिखा। अब है क्या, यहां होना क्या है? आपको पता है कि क्लोरीन के पास देयर आर 3 लोन पेयर्स। क्लोरीन के पास देयर आर 3 लोन पेयर्स और उसका एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है विद कार्बन, यहां बेंजीन ग्रुप की या अराइल ग्रुप की इस कार्बन के साथ। अब होता क्या है, इस अराइल ग्रुप या बेंजीन के पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के पास है लोन पेयर। तो ये क्लोरीन का लोन पेयर और बेंजीन ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस मतलब द वन ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ हेलोजन आर इन रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग। रेजोनेंस से क्या होगा? डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेगी, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं कि कैसी रेजोनेंस है इसमें। तो आप देखोगे कि अगर मैं फर्स्ट तो ये है ही, अगली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट विल बी के क्लोरीन ने लोन पेयर यहां शिफ्ट कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन आगे आ गए। तो जो फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगी इट विल बी लाइक दिस। यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन के पास बचे 2 लोन पेयर्स, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड्स हैं। और अगले स्टेप में क्या होगा? अगली कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा, ये फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जब पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे शिफ्ट कर लेंगे अपने आप को। तो रेजोनेंस इज हैपनिंग। तो अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या आएगी? क्लोरीन 2 लोन पेयर्स बचे, इसके पास डबल बॉन्ड है विद कार्बन, यहां पर अब पाई बॉन्ड आ चुका है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पाई बॉन्ड है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो मैं यहां बना रहा हूं बच्चे। अगली कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगी? आपको ये कुछ ऐसे नजर आएगा, डबल बॉन्ड, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, देयर आर 2 लोन पेयर्स विद क्लोरीन। नाउ यहां एक डबल बॉन्ड आ गया है, यहां डबल बॉन्ड आ गया है, ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट कर गया है तो ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट कर गया था, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज आ गया था, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया था बच्चे, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये यहां बन जाएगा बॉन्ड और आगे ये वाला यहां शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। या इसको ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, सॉरी इसको ऐसे मान लो आप कि यहां नेगेटिव चार्ज आ गया था, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अगली कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चे? ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट कर जाएगा और ये यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इट विल बी लाइक दिस। यहां है और यहां है, क्लोरीन के पास फिर 3 लोन पेयर्स आ गए। तो नाउ यू कैन सी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसी मिल रही हैं जिसमें आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा
जो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में मैं क्या देखूंगा, देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द हेलोजन एंड बेंजीन रिंग की कार्बन। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से जो कार्बन और हेलोजन के बीच वाला बॉन्ड है वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना और डिफिकल्ट हो जाएगा। आप आगे क्या देखो, तो बच्चे मैं क्या देखता हूं कि देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द हेलोजन एंड द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उस बॉन्ड की लेंथ छोटी हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उस बॉन्ड की। तो आप देखोगे कि अराइल हैलाइड्स में या अगर अराइल क्लोराइड्स में बात करूं तो कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये ओनली 169 पिकोमीटर होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं अल्काइल हैलाइड्स में, अल्काइल क्लोराइड्स में बात करूं, अल्काइल क्लोराइड्स जैसे कि इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, इसमें बात करूं तो ये जो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है ये 177 पिकोमीटर होती है। तो मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से हेलोजन का एज हेलोजन नेगेटिव बनकर रिप्लेस होना डिफिकल्ट हो गया है। तो ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से अराइल हैलाइड्स की स्टेबिलिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम हो गई है। दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर पर आते हैं। सेकंड फैक्टर है बच्चे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन की, वो कार्बन की जिसके साथ हेलोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है। सेकंड फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। लेट अस सी हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन की, वो कार्बन की जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। मैं दोनों यहां पर पैरेलल लेकर चलूंगा, एक अल्काइल हैलाइड्स लेकर चलूंगा, एक अराइल हैलाइड्स। देखो इस साइड है मेरे पास अल्काइल हैलाइड्स, मान लीजिए अल्काइल हैलाइड्स में मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड में मैं क्या देखता हूं, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 है तो इसका मतलब इसमें s कैरेक्टर कम है, s कैरेक्टर सिर्फ 1/4 है, मतलब सिर्फ 25% s कैरेक्टर है। अगर s कैरेक्टर कम है हाइब्रिडाइजेशन में तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कोई ज्यादा नहीं है, दैट कार्बन इज नॉट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट इन अराइल हैलाइड्स क्या होता है, अराइल हैलाइड्स में जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, दैट कार्बन बेंजीन रिंग की कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने होते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करोगे तो 1 2 3, तो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसमें s कैरेक्टर भी ज्यादा है। s कैरेक्टर कितना है, 33% है। अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है। अगर ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर रही है, जिसका मतलब है कि कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये छोटी है, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। तो अराइल हैलाइड्स में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण हेलोजन को एज हेलोजन नेगेटिव, एज हैलाइड आयन बनाकर रिप्लेस करना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान के द्वारा रिप्लेस करना उतना ही डिफिकल्ट है। बट यहां पर क्या है, यहां पर इस कार्बन की, सेंट्रल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा है।
अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो हेलोजन को एज हैलाइड आयन बनकर रिप्लेस होने की, डिस्प्लेस होने की डिफिकल्टी कोई ज्यादा नहीं आने वाली। सो दैट वाज द सेकंड रीजन कि जितना एस करेक्टर बढ़ता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, उतना बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ हैपन्स। ठीक है बच्चे, दैट वाज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर हम करने जा रहे हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन इसी से मिलता जुलता है। तो थर्ड फैक्टर हम करेंगे पोलैरिटी इंटरप्रिटेशन और पोलराइजेशन। यहां ही मैं रिप्लेस कर देता हूं, फिर हम पढ़ते हैं पोलैरिटी इंटरप्रिटेशन क्या है या पोलराइजेशन क्या है। थर्ड फैक्टर आता है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब यहीं से देख लो, एक है अल्काइल हैलाइड, एक है अराइल हैलाइड। अब ये जो अल्काइल हैलाइड्स में कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये ज्यादा पोलर है, ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? बिकॉज इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, शेयर्ड पेयर इज टुवर्ड्स क्लोरीन, तो इसके ऊपर ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज सेपरेशन हो गई है, पोलैरिटी ज्यादा है, बॉन्ड पोलर ज्यादा है, पोलर ज्यादा है, तो हैलोजन के एज हैलाइड आयन बनकर जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं अराइल हैलाइड्स की बात करूं, अराइल हैलाइड्स में बच्चे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये कार्बन बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, तो ये कार्बन भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज s करेक्टर ज्यादा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर s करेक्टर ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होने देगा, ज्यादा शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ नहीं जाने देगा, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी उतनी कम होगी। ये बॉन्ड पोलर तो है, मैं मान लेता हूं कि पोलर है, बट इट इज वेरी लेस पोलर। तो स्मॉल डेल्टा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी पोलैरिटी लेस है, चार्ज सेपरेशन लेस है। तो अगर कोई बॉन्ड, अगर कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड ही कम पोलर है तो हैलोजन के हैलाइड आयन बनकर जाने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। तो अल्काइल क्लोराइड्स में अगर बात करें तो पोलैरिटी ज्यादा है, तो डाइपोल मूवमेंट है, जो डाइपोल मूवमेंट डीएम, वो ऑलमोस्ट अगर अल्काइल क्लोराइड्स की बात करूं तो 2.2 डेबिल इसके आसपास होती है। यहां पर आपको जो बॉन्ड की पोलैरिटी है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है जो, इसकी पोलैरिटी कम है तो डाइपोल मूवमेंट भी कम होगी। अगर डाइपोल मूवमेंट कम है तो ये कितनी है, 1.7 डेबे के आसपास है। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि जितना बॉन्ड की पोलैरिटी कम है उतना ही उस बॉन्ड से जो हैलोजन है वो उसके हैलाइड आयन बनकर न्यूक्लियोफाइल बनकर जाने के चांसेस भी उतने ही कम हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना भी कम है। दो फैक्टर्स के और हैं, जल्दी से देख लेते हैं बच्चे उन दो फैक्टर्स को भी। यस, जो थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर है बच्चे, वो है स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। सबसे पहले फिनाइल आयन या फिनाइल कैटायन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, बेंजीन रिंग की इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो तो दैट ये कहलाता है फिनाइल आयन या फिनाइल कैटायन। अब हमने मान लिया बच्चों कि यहां हैलोजन अटैच्ड थी, इट वाज ए क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन था, और SN1 सब्स्टिट्यूशन हुई। मैंने ये देख लिया कि SN1 सब्स्टिट्यूशन हुई। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि ये जो फर्स्ट स्टेप में क्या था, ये जो हैलोजन लगा हुआ था, यहां क्लोराइड आयन लगा हुआ था, यहां जहां हैलोजन ये जो अटैच्ड थी वाई कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस बेंजीन रिंग, ये एज क्लोराइड आयन बनकर चली गई फर्स्ट स्टेप में, इन द स्टेप 1, बिकॉज SN1 मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मान लिया इसको।
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो जैसे ही ये जो हेलोजन एज क्लोराइड आयन बनकर गई तो पीछे बचा आपके पास फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन, और ये फिनाइल कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। दिस फिनाइल कैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, ना ही इसको रेजोनेंस स्टेबल कर पाता है। तो इसका मतलब कि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज SN1 के लिए पहले हेलोजन को एज हैलाइड आयन बनकर जाना पड़ेगा। अगर हेलोजन हैलाइड आयन बनकर जाती है तो पीछे फिनाइल कैटायन बचता है, फिनाइल आयन बचता है, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल नहीं होगा, किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं होगा, इट विल बी अनस्टेबल। तो कोई भी कंपाउंड अपने आप को अनस्टेबल तो नहीं करना चाहता, तो वो फिर जो हेलोजन है तो जो फिर हेलोजन है वो कभी भी हैलाइड आयन बनकर, क्लोरीन है जैसे, वो कभी भी क्लोराइड आयन बनकर नहीं जाएगा ग्रुप से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू SN मैकेनिज्म हो ही नहीं सकती। तो ये पॉसिबिलिटी हमने रूल आउट कर दी है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। देन एक लास्ट पॉइंट और रहता है बच्चे। लास्ट पॉइंट है रिपल्शंस बिटवीन द बेंजीन रिंग एंड द न्यूक्लियोफाइल। यस, देयर इज वन मोर फैक्टर जो एक्सप्लेन करता है, जो एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो है रिपल्शंस बिटवीन एरोमेटिक ग्रुप and nucleophile repulsions between aromatic group and nucleophile। ये क्या है बच्चे? ये मान लीजिए मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, अराइल हैलाइड है, दैट इज क्लोरोबेंजीन, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, खुद यहां पर आकर अटैच होगा। तो अब देखना यह है बच्चे कि न्यूक्लियोफाइल के पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की अगर आप स्ट्रक्चर आपने +1 में पढ़ी होगी, तो बेंजीन रिंग के अराउंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन रिंग के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग। मान लीजिए इस प्लेन में बेंजीन रिंग पड़ा है, हेक्सागन पड़ा है, इस बेंजीन रिंग के बिलो द प्लेन भी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और इस बेंजीन रिंग के अबव द प्लेन भी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। मतलब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा अपना नेगेटिव चार्ज लेकर, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एरोमेटिक रिंग और बेंजीन ग्रुप, इट विल रिपेल द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग के अप एंड डाउन पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, जिसकी वजह से एरोमेटिक ग्रुप, बेंजीन रिंग और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिपल्शंस भी देखने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं, जब मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाएगा किसको, जो अराइल हैलाइड है उसको, इन ऑर्डर टू रिप्लेस क्लोरीन एज क्लोराइड आयन। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, ये सम ऑफ द रीजंस हैं जिसकी वजह से अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पर ऐसा भी नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होगी। अगले लेक्चर में हम अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैरी आउट करवाएंगे, और साथ में मैकेनिज्म भी उन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का देखेंगे।